नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के एकलव्य सीरीज के एपिसोड संख्या 22 में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का आखिरी पीआईक्यूज़ का मैराथन लेके आए हैं और ये जो पीआईक्यूज़ का मैराथन है पीजीटी में हिस्ट्री में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के वो हैं और टीजीटी में पूछे गए हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कई सारे प्रश्न आपको TRE 1 से लेकर TRE 3 में यहाँ से रिपीटेड भी मिलेंगे, देखने को भी मिलेंगे पीआरटी में जो पूछे गए हैं ऑलरेडी। साथ में 6 से 12 के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। आइए आगे बढ़ते हैं। साथ में जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अगर कमेंट नहीं कर पाते तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और आप हमें सहयोग करें। हम आपके लिए जो है बहुत ही हद से आगे जाकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आ रहे हैं जो आपने देखे भी नहीं हैं। और आज हम उसी कड़ी में आपके लिए पीजीटी हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री के केवल प्रश्न आए जो आपके काम के हैं। और इसके अलावा आप शॉर्ट सेक्शन में जाके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अभी तक जो है 25 एपिसोड लगभग हमने अपलोड किए हैं, 1-1 मिनट के एपिसोड्स हैं और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देंगे ये। और ये टॉपिक्स आपको जो है 10 से 15 नंबर ये बढ़ा सकते हैं। साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम एकलव्य सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं ये आपको जो है 15 से 20 नंबर ये बढ़ा देंगे। और क्विज के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। साथ में क्विज अटेम्प्ट करने के लिए आप चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके नीचे स्क्रॉल करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आता होगा, लेकिन हम एक साथ में कई क्वेश्चंस अपलोड करते हैं तो हो सकता है ना आता हो। तो इसलिए आप जो है चैनल पे जाइए, कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, कम्युनिटी सेक्शन में नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको बहुत सारे लगभग 500 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में कुछ जो नए क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न आपको नए लग सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लेते हैं चूँकि पूछे गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के ही हैं। पहला है व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया था। तो व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में आप समझिए है क्या। तो व्यक्तिगत सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी का समय 1848 से 56 में है, 1848 से 1856 है। और व्यक्तिगत सिद्धांत कहता क्या है कि अगर किसी राजा को पुत्र नहीं है तो वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकता। दत्तक मतलब गोद नहीं ले सकता किसी भी बच्चे को। तो ये जो है और उस राजा के राज्य को हड़प लिया जाएगा अगर उसका जो है पुत्र नहीं होगा, वास्तविक पुत्र नहीं होगा तो उसका राज्य हड़प लिया जाएगा। यही ये व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले सतारा राज्य को विलय किया था 1848 में। फिर महत्वपूर्ण है 1854 में झांसी, 1854 में महारानी लक्ष्मीबाई जी के झांसी राज्य को व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत हड़प लिया गया। और 1854 में नागपुर को भी हड़पा गया था। महत्वपूर्ण 1856 में अवध का, तो अवध राज्य को भी, अवध प्रांत को भी जो 1856 में व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत हड़प लिया गया था, लेकिन कुशासन के आधार पर, कुशासन का आरोप लगाकर व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अवध को हड़प लिया गया था। और यही कारण था 1854 में झांसी को हड़पा गया। तो यही सबसे प्रमुख कारण था कि महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में अंग्रेजों पर टूट पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों की प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण। 1800 किसने किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और कहाँ पे किया था, कोलकाता। तो ध्यान रखिएगा फोर्ट विलियम एक्चुअली में कोलकाता में ही है। तो फोर्ट विलियम कोलकाता में ही है और फोर्ट विलियम कॉलेज भी कोलकाता में ही होगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। और आज की क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा और जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो TRE 4 के अभ्यर्थी है जो आपकी जानकारी में, उनको जरूर जोड़े चैनल से। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहला कानून था जो ब्रिटेन की संसद ने भारत के संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन था उसको रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो है पारित किया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। इसने जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया था, और पहला गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कौन बना था। तो पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है पहला गवर्नर जनरल बना था। तो ध्यान रखिएगा बंगाल का। इसके अलावा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसमें जो है सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये भी पूछा जाता है। तो सर एलिजा इम्पे का नाम ध्यान रखिएगा, ये छोटी ही है, एलिजा इम्पे, ये इस हाई कोर्ट के, ये जो इस सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश थे।
और ये ध्यान रखिएगा, नाम का सुप्रीम कोर्ट था, ये क्षेत्रीय था एक हिसाब से, जैसे हाई कोर्ट होते हैं आज के डेट में वैसे ही था। और जो मेन सुप्रीम कोर्ट था पूरे भारत के लिए वो 1935 के अधिनियम के तहत आया था। आप कमेंट करके बताइए कि 1935 के अधिनियम के तहत जो फेडरल कोर्ट आया था वो किस वर्ष आया था। अब यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट की क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1781 में, चूँकि वारेन हेस्टिंग्स कब तक थे, 1772 से 1784 तक थे, तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। पूछा गया है प्रश्न ये, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की किस लिए, कि जो मुस्लिम कानून वगैरह उसके बारे में कुछ जानकारी हो जाए। फिर इसी क्रम में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, सर विलियम जोन्स ने की थी। ये सब प्रश्न हमने आपको क्विज में भी दिए हैं, तो आपने वहाँ से भी देखा होगा। इसके अलावा 1791 में ध्यान रखिएगा, 3 आपको ध्यान रखने हैं, संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, हिंदू जो कानून वगैरह उनके अध्ययन के लिए। तो संस्कृत कॉलेज बनारस में ये किया था जोनाथन डंकन ने। तो ध्यान रखिएगा, जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा लिया गया था। तो हमने आपको 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था और वहाँ हमने बताया था कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, ईसाई मिशनरीज़ को भारत में जो है अलाउ कर दिया गया था कि आप जाइए भारत में अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1781 आया था, 1784 आया था, कमेंट करके बताइए आप। इसके अलावा 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया था, 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट आया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए था, 1813 का चार्टर एक्ट, उसके माध्यम से ये किया गया था। और साथ में 1813 चार्टर एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए हर वर्ष, 1 लाख वर्ष जो शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी, ये भी आपको पता है। इसके अलावा 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो किस सेंस में जो है ठीक था, मतलब तो इसमें क्या हुआ था कि पहली बार जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो व्यापारिक एकाधिकार था वो चीन के व्यापार और चाय का व्यापार को छोड़कर चीन और चाय का व्यापार का एकाधिकार बचा रहा। बाकी इसके अलावा जो अन्य एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिए गए 1813 के माध्यम से। 1833 में ये भी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, ये भी आपको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर वापस चलो, देखिए TRE 1 के प्रश्न ही है, PGT हिस्ट्री के, और ये सब प्रश्न आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम आपको कितनी बार समझाएं हैं कि प्रश्न घूमता रहता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, PRT से लेकर 6 से 8 से लेकर TGT से लेकर PGT से लेकर GS पार्ट सेकंड तक। क्वेश्चंस कोई नए अलग नहीं बनते हैं, यही प्रश्न होते हैं। अगर आप इन पे कमांड कर लेंगे तो आप सेफ पोजीशन में होंगे। इतने क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इन्हीं में से जब क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करके नहीं जाते हैं तब फिर होता है क्या कि इन्हीं क्वेश्चंस में से 4 से 5 कभी कभी 10 क्वेश्चन तक गलत हो जाते हैं, वही आपका फैसला कर देते हैं कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड करके जाएँ। और आयोग इतना सिंसियर है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नज़र रखता है, तो ये भी ध्यान रखिए आप। और उसी आधार पे पेपर बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलते हैं। तो जब रिपीटेड क्वेश्चंस आपके अगर सारे सही हो गए तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही सेम कहानी स्टेट PCS की भी होती है। स्टेट PCS में भी अगर जो लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 क्वेश्चन में अगर किसी के 70 क्वेश्चन लगभग रिपीटेड होते हैं या रिपीटेड से रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, वो सब सही हो जाते तो सफल हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होते। तो इसलिए आपको भी, क्योंकि आयोग आपका BPSC है, तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा। कई बार देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, समय बर्बाद करने से अच्छा बड़े बड़े मैराथन में बिल्कुल मत फंसिए। जो फंस रहा है वो पछताने वाला है बिल्कुल। और आप ऐसे प्रश्नों को करिए जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो एकलव्य सीरीज में हमने जिन जिन प्रश्नों को रखा उसको आप बार बार कर लीजिए। जो जो टॉपिक्स उसमें जो हमने वहाँ पे आपको 6 और 7 का भूगोल का मैराथन डाला है, ज़रूर देख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। भले 6 और 7 का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। साइंस का आपको देखना तो 7 और 8 का हमने मैराथन उसमें एकलव्य सीरीज में डाल रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री की प्रॉपर क्लासेस हमने, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल की भी हमने अलग से क्लास जो आपका एपिसोड नंबर 3 है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एपिसोड नंबर 3 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट के बाद से स्टार्ट होता है, और 1 घंटे में हमने जो शानदार आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस दी हैं स्पेशल वाली, जो मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो वेदों की ओर वापस चलो, इसका जो नारा दिया था किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने। कब दिया था। और वेदों की ओर वापस चलो किससे रिलेटेड है, तो दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज है। कई बार हम लोग देख चुके हैं आर्य समाज 1875 में। दयानंद सरस्वती जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है एक और नारा इनका क्या था,
वेदों की ओर वापस चलो, भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, तो भारत भारतीयों के लिए, ये भी नारा इन्होंने दिया था। आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो अच्छे से आपको पता है कि ज्योतिबा फूले या ज्योतिबा राव फूले। कब किया था? 1873 में। साथ में इनकी पुस्तक गुलामगिरी, याद रखिएगा, बहुत रिपीट होने वाले हैं गुलामगिरी। इसके अलावा रामास्वामी नायकर के बारे में भी पूछा गया था, पेरियार। और क्या प्रश्न पूछा गया था? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? आत्मसम्मान आंदोलन, दोनों नाम से पूछा जाता है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी हिंदी में दिया जाता है, आत्मसम्मान आंदोलन भी। तो पेरियार ने, रामास्वामी नायकर पेरियार ने स्टार्ट किया था। नारायण गुरु के बारे में जानिए, इंपॉर्टेंट है, और नारायण गुरु से रिलेटेड आंदोलन है जिसका इन्होंने नेतृत्व किया था। चूँकि दूसरी बार ये आपको दिखा है ऑप्शंस में, तो जान लीजिए, पूछा जा सकता है प्रश्न। तो नारायण गुरु की बात करें तो इन्होंने SNDP मूवमेंट चलाया था, SNDP मूवमेंट। और SNDP आंदोलन क्या था, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो SNDP आंदोलन का पूरा नाम था श्री नारायण गुरु, श्री, S से श्री, N से नारायण, गुरु, नारायण गुरु एक साथ में, और D से धर्म, D से धर्म परिपालन, तो धर्म, और P से परिपालन, तो ध्यान रखिएगा, धर्म परिपालन मूवमेंट। तो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन, इसको शॉर्ट में SNDP आंदोलन बोला जाता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? नारायण गुरु थे। और इन्होंने जो है मंदिर में अछूतों का प्रवेश वगैरह को लेकर आंदोलन किया था। तो जो अछूत लोगों के लिए काफ़ी काम किया था इन्होंने, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद के समय वायसराय कौन था भारत का? तो इल्बर्ट बिल विवाद, तो इल्बर्ट बिल के बारे में समझिए आप। इल्बर्ट बिल क्या था? तो इल्बर्ट बिल एक जो है बिल था, ये जो है विधेयक था ये। और ये विधेयक जो है भारत की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें पेश किया गया था। और इसमें एक प्रावधान था। प्रावधान क्या था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं, भारतीय न्यायाधीश हैं, यानी जो भारतीय न्यायाधीश होंगे वो यूरोपियन लोगों का, यानी जो अंग्रेज है और भी लोग हैं, तो उन लोगों का अगर कोई केस होगा तो उनकी सुनवाई ये लोग एज ए जज कर सकते हैं, एज ए जज कर सकते हैं। इल्बर्ट बिल में ये प्रावधान रखा गया था। तो इस वजह से इस अधिनियम का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। किसके द्वारा? यूरोपियन लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, कि हमें भारतीय न्यायाधीश कैसे जज कर सकते हैं, भारतीय न्यायाधीश के हम अंडर में कैसे जज होंगे। तो इसीलिए इसका बहुत तगड़ा विवाद हुआ था। तो इसको जो है इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जाना जाता है। और इल्बर्ट बिल विवाद आया था 1883 में, ये पास हुआ था 1883 में। तो 1883 में विवाद हुआ था। और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन, 1880 से लेकर 1884 तक, 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन जो है भारत के वायसराय थे। और इल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान किया गया था जिसके कारण इसका अंग्रेजों ने और यूरोपीय लोगों ने भी विरोध किया था? तो यह था कि भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की भी सुनवाई करने का अधिकार दे दिया था इसने जिसमें यूरोपीय नागरिक या अंग्रेज वगैरह शामिल होते थे। और लॉर्ड रिपन के बारे में आप ये भी ध्यान रखिए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का इनको जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का इनको जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में भारत में पहली बार जो 1881 में नियमित जनगणना जारी की गई थी, रेगुलर सेंसस। तो जब आपसे पूछा जाए नियमित जनगणना भारत में कब आई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। अगर इसके अलावा आपसे पूछे भारत की पहली जनगणना, तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, और पहली नियमित जनगणना तो 1881 में। ये पहली थी, ये दूसरी तो ओवरऑल, और 15वीं जनगणना थी 2011 वाली, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक थे। और कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को जो है राजद्रोहियों की संस्था कहा था, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो राजद्रोहियों की संस्था बोला था या देशद्रोहियों की संस्था बोला था। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को जो है अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंट करने वाले संस्था के रूप में भी कहा था। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी वर्ड इंग्लिश में यूज़ होता है, जो पूछा गया था आपसे। साथ में लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने बहुत ही टेढ़ा स्टेटमेंट दिया था कि जो है कांग्रेस को ये मरते हुए देखना चाह रहे थे और कांग्रेस की डेड बॉडी को ये कंधा भी देना चाहते थे। बहुत ही रेयर स्टेटमेंट था ये, आपने उसके बारे में पढ़ा भी है। लॉर्ड कर्जन का टाइम 1899 से 1905 है। और इनके टाइम में सबसे बेकार चीज़ क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसके पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी जी के बारे में आप जानते हैं कि इनको इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? हमने आज प्रश्न आपको कराया था। तो इंग्लैंड में इनको जो है अनाधिकारिक दूत थे भारत के, अनऑफिशियल एम्बेसडर थे। और साथ में इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था। तो धन के निष्कासन सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था कि कैसे अंग्रेज भारत से पैसा ले जा रहे हैं बाहर।
आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने स्थापना किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का 1905 में स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1909 में करजन वायली किसके हाथों मारा गया था? तो करजन वायली 1909 में किसके हाथों मारा गया था? तो ये मारा गया था मदन लाल ढींगरा के। तो मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की लंदन में हत्या की थी 1909 में। ये प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस बार दामोदर चापेकर का ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और दामोदर चापेकर और इनके साथ में बालकृष्ण चापेकर, जिनको चापेकर बंधु कहा जाता है, इन्होंने 1897 में रैंड की हत्या की थी। रैंड और आयस्ट की हत्या की थी। रैंड और आयस्ट की हत्या की थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। बाकी हम आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई उनके बारे में जानकारी दे देंगे, जिससे आपका कम समय में रिवीजन हो सके, और आप शॉर्ट्स जो आपको दिए गए हैं चैनल पे उनको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक एक मिनट में आपको रिवाइज कर लीजिएगा। पढ़ने से बहुत कम टाइम में आपका पूरा भी हो जाएगा। जब भी आपका पढ़ने का मन ना हो तब आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। जब भी पढ़ने का मन ना हो आपका क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। किस दिन हुआ था? तो बैसाखी के दिन हुआ था। ये भी पूछा गया, तो बैसाखी के दिन हुआ था, और यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया था? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, पूर्ण स्वराज की जब बात करेगा तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, और ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? तो अस्थायी सरकार, जिसको अनंतरिम सरकार भी बोला जाता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, तो ये डेट था 21 अक्टूबर 1943 को। किस स्थान पर बनाया था नेताजी ने? तो सिंगापुर में। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपको किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। हमने आपको इससे पहले ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन जो क्वेश्चन कराया था तो हमने आपसे वहाँ बोला था डेट भी याद रखिएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं डेट भी पूछा गया है, तो इसलिए आपको जो एक्सप्लेनेशन बताया गया प्रश्नों के साथ में वो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि प्रश्न हर बार जो एक अनुभव होता है, जैसे हमने काफ़ी समय से सिविल सर्विसेज में हैं, तो उस वजह से जो हमारा अनुभव है कि अगर ये पूछा गया है तो और क्या पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, और आपको क्लीमेंट एटली से रिलेटेड एटली की घोषणा ये भी ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा गया। एटली की घोषणा कब हुई थी? एटली की घोषणा ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री बने थे ये, और क्लीमेंट एटली इनका पूरा नाम है, और क्लीमेंट एटली की घोषणा हुई थी 20 फरवरी 1947 को। कब हुई थी? 20 फरवरी 1947 को इन्होंने घोषणा किया था। और क्या घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार, ध्यान ये डेट याद रखिएगा, 20 फरवरी 1947 एटली की घोषणा का दिन। और क्लीमेंट एटली ने क्या घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र कर देगी या भारत से चली जाएगी सेल्फ गवर्नमेंट देकर, स्वराज देकर या स्वतंत्रता देकर। कब तक चली जाएगी? 3 जून 1948 तक। तो ये भी डेट आपको ध्यान रखना है कि 3 जून 1948 एक डेडलाइन सेट कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि अगर अब तक इस प्रक्रिया में अगर भारत स्वतंत्र हो गया, मतलब जो एक प्रक्रिया चल रही है संविधान सभा की, उसके माध्यम से अगर जो है सफल हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वैसे भी छोड़ के चले जाएंगे। तो इन्होंने एक फाइनल डेट दे दी थी कि इससे पहले सब कुछ सेटलमेंट हो जाना चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे 1946 से लेकर फिर जो प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चली है, तो 3 जून 1948 तक इन्होंने भारत छोड़ने की बात कही थी। ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले किसे प्रारंभ किया था ये ध्यान रखिए। सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था 1793 में। किसने प्रारंभ किया था 1793 में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें, और अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल में प्रांत में सबसे पहले लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी मद्रास में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो है संस्थापक कौन थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? तो स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने। तो ध्यान रखिएगा, थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। और इनके साथ में एक लोग व्यक्ति और थे, ए बी जो है अलेक्जेंडर रीड करके थे, तो अलेक्जेंडर रीड करके थे। इसके अलावा महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो महलवाड़ी जो व्यवस्था थी 1822 में आई थी। इसको होल्ट मैकेंजी नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने डिज़ाइन किया था इस व्यवस्था को। तो होल्ट मैकेंजी जो है इसके कह सकते हैं कि इन्होंने इस जो है महलवाड़ी व्यवस्था को बनाया था। महलवाड़ी में कई सारे गाँव को मिलाकर इनसे टैक्स लिया जाता था। रैयतवाड़ी में सीधे किसान से लिया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का एक वर्ग बनाया गया था। तो भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से किसने प्रारंभ किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो सभी को प्रारंभ किया था।
सभी को प्रारंभ किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक था, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक, और 1793 में, और 1822 में, 1820 में। तो ये 3 चीज़ें हो गई। तो जो तीनों को ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपने समय में स्टार्ट किया। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहिए या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी डी सावरकर। थोड़ा सा चेंज कर दिया लेकिन आंसर वही है। और आपने ये प्रश्न 1000 बार देख लिया बीपीएससी तैयारी में, आपको पता भी है। आरसी मजूमदार ने क्या कहा था, ना तो पहला था, ना तो भारतीय था, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था। निगेटिव स्टेटमेंट है लेकिन कहा है तो ध्यान रखना आपको। इसके अलावा जो है जेम्स आउटरम ने क्या बोला था, जेम्स आउटरम ने क्या कहा था, उनके साथ में एक टेलर करके भी थे। तो जेम्स आउटरम, ध्यान रखिए, तो जेम्स आउटरम ने बोला था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। तो षड्यंत्र या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोला था इन्होंने 1857 की क्रांति को, जेम्स आउटरम ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो। देखिए नया सवाल है आपके लिए, लेकिन आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत देते थे, बहुत ही तगड़े तगड़े स्टेटमेंट देते थे, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में, अमेरिका में शिकागो में गए थे विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए। इसके अलावा 1897 में जो है स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया था जो सती के जलाने के पक्षधर थे। तो सती बंगाल में सती प्रथा बहुत ही तगड़े से थी, और सती प्रथा का विरोध करते करते राजा राम मोहन राय बहुत ही मतलब कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे चले गए थे। इनके घर में इनकी जो खुद की भाभी थी, इनके भाई का देहांत होने के बाद इनकी भाभी भी सती होने जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने एक संघर्ष पूरा चलाया था सती के खिलाफ, और इस सती के जलाने के पक्षधर जो लोग थे उनके विरुद्ध जो है इन्होंने याचना का काम किया था। तो जो है किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया था, तो जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया था जो सती के जलाने के पक्षधर थे। यानी ऐसे जागरूक हिंदू जो सती को जलाने के पक्षधर हैं। और किसी महिला को इसलिए जला देना कि उसके हस्बैंड की मौत हो गई है, बहुत ही ख़राब चीज़ थी। और राजा राम मोहन राय चूँकि आधुनिक भारत के निर्माता थे, आधुनिक भारत के पिता थे, तो और भारत के पहले आधुनिक व्यक्ति भी थे। तो कोई भी आधुनिक व्यक्ति ऐसा तो चाहेगा नहीं, तो इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। तो आपका आंसर है राजा राम मोहन राय जी। और इन्हीं के मेहनत के परिणाम स्वरूप 1829 में सती को जो है गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा, तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, ये हमने आपको अपने नोट्स में भी बताया था। सेफ्टी वाल्व थ्योरी, तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी की बात करें तो किसने किया था, तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी ये किया गरम दल के लोगों का था। तो गरम दल जो था, जो अति राष्ट्रवादी लोग थे कांग्रेस में, उनके द्वारा ये चलाया गया था। और यहाँ पे ब्रह्मचंद बनर्जी ये उदारवादी नेता है, बदरुद्दीन तैयब जी उदारवादी नेता है। तो एक बचे हैं लाला लाजपत राय जी, यही हैं अति राष्ट्रवादी नेता या गरम दल के नेता, बाकी दोनों नरम दल के नेता है। तो सुरक्षित वाल्व सिद्धांत इन्होंने दिया था लाला लाजपत राय जी ने। और इसका मतलब क्या होता है कि जो है लाला लाजपत राय जी का ये कहने का मतलब क्या था कि सुरक्षित वाल्व सिद्धांत कांग्रेस संगठन को या कांग्रेस को इन्होंने सुरक्षित वाल्व सिद्धांत से क्यों जोड़ा था। तो इनके कहने का मतलब था कि जो है कांग्रेस को इसीलिए बनाया गया है, कांग्रेस को एक ऑल इंडिया पार्टी इसीलिए बना दिया गया ताकि अगर भारत में कोई भी जन आंदोलन खड़ा हो तो उसको दबा दिया जाए, और इसको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है कांग्रेस के माध्यम से सरकार तक पहुंचा के आपस में ही सेटलमेंट कर दिया जाए। यानी अगर जनता आंदोलन करना चाहती तो आंदोलन ही ना करे। और उस समय 1870 के बाद काफ़ी स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो गई थी जनता के स्तर पर। आप देखेंगे तो 1870 से लेकर 1885 का जो समय है, जो है आप 1873 में दक्कन विद्रोह पढ़ते हैं, 1773 से 1800 में जो है सन्यासी विद्रोह पढ़ते हैं। अलग अलग विद्रोह यहाँ पे चल रहे हैं। और साथ में 1877 में जब पहला दिल्ली दरबार लगता है तो लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में नाराज़गी थी और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एलिनेटेड भी महसूस कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और ऐसी रिपोर्ट्स भी थी कि 1857 की क्रांति जैसा माहौल फिर से बन रहा है। तो जो है और इसीलिए आप देखते हैं कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसका संस्थापक ही एक अंग्रेज है। और कौन है वो? एवो ह्यूम है। और ये अंग्रेज एवो ह्यूम है। और ये कौन है? रिटायर्ड सिविल सर्वेंट अधिकारी है। तो इसलिए जो है जो गरम दल के नेता थे उनका ये मानना था कि सुरक्षित वाल्व सिद्धांत, सुरक्षित वाल्व तैयार कर दिया है अंग्रेजों ने कांग्रेस को बनाकर। तो कांग्रेस सुरक्षित वाल्व सिद्धांत आप समझ गए होंगे। जैसे आप एक नेट बोल्ट होता है तो वहाँ पे वॉल्व क्यों लगाते हैं? वॉल्व इसीलिए लगाते हैं कि जो नेट है वो घिसे नहीं। तो बस उसी तरीके से आप यहाँ पे सुरक्षित वाल्व सिद्धांत को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता? देख लीजिए,
अभी हम आपको ये प्रश्न क्विज में देने वाले थे लेकिन नहीं दे पाए, चूँकि अभी वीडियो अपडेट होने के बाद हम दे देंगे। तो बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता है, ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी जी का। और महात्मा गांधी जी ने जो है स्वराज की आत्मा किसको बोला है? स्वदेशी आंदोलन को। स्वराज की आत्मा महात्मा गांधी जी ने किसको बोला है? स्वदेशी आंदोलन को। और बंगाल विभाजन के बाद भारत में वास्तविक जागरूकता है, ये भी महात्मा गांधी जी ने बोला है। पहली बार स्वदेशी और बायकाट को जो है आंदोलन के तरीकों में शामिल किया गया था। और बंगाल विभाजन अपने आप में बहुत ही यूनिक था, ऐसा आंदोलन भारत में पहली बार भी हुआ था। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने इतना ज़बरदस्त स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लाहौर अधिवेशन 1929 में ये फैसला लिया गया था। और ये फैसला कब लिया गया था एक्चुअली में? तो 2 जनवरी 1930 को। और मनाया कब गया था? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था या स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। कराची अधिवेशन 1931 का ध्यान रखिए, 29 से 31 मार्च को हुआ था। ये विशेष अधिवेशन था चूँकि कराची में हुआ था। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो है पटेल जी ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को और उनके साथियों को फांसी होने के बाद ये हुआ था। तो इस वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था लाहौर में, कराची में। फिर है, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? तो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो इसमें शामिल हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये थे जयप्रकाश नारायण जी और राम मनोहर लोहिया जी। मुख्यतः जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। और इसी के सिलसिले में इन्होंने क्या स्थापित किया था? आज़ाद दस्ता। हमने आपको आज़ाद दस्ता पढ़ाया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आज़ाद दस्ते की स्थापना की थी। आज़ाद दस्ता वास्तव में था क्या? तो जो गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं या गुरिल्ला बोलते हैं, तो गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध बोलते हैं जिसको, तो छापामार युद्ध करने के लिए ट्रेन कर रहे थे यहाँ पे लोगों को। तो आज़ाद दस्ता उसी से रिलेटेड था। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में बकरी का टापू नामक एक स्थान था। जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना की थी, राम मनोहर लोहिया उनके साथ में थे। तो यहाँ पे इसलिए आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? तो ये थे W.W. हंटर। इनकी एक पुस्तक है आवर इंडियन मुसलमान्स, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया परीक्षा में। तो आवर इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? W.W. हंटर ने। अब आवर हमारे भारतीय मुस्लिम, तो उसी से समझ जाइए कि काफ़ी ये जो है इनको सिंपैथी है मुसलमानों से, काफ़ी कमज़ोर भी मान रहे हैं और उनके लिए फ़ायदों की बातें भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो W.W. हंटर थे, इनकी पुस्तक थी आवर इंडियन मुसलमान्स, और इसमें इन्होंने मुसलमानों को कमज़ोर माना था, जिनको सपोर्ट किया हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी जब जो है, एक फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा, एक बार बीच में भारत के प्रधानमंत्री जी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था कि जो है जब भगत सिंह जेल में थे तो उनसे कोई नेता मिलने नहीं गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी भगत सिंह से मिलने भी गए थे। तो बाद में पोस्ट भी वायरल हुआ था। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि राजनेता लोग भौकाल में कुछ चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ता है, वो अलग बात है। कभी उसके लिए वो रिग्रेट भी नहीं करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, वो अलग बात है। आइए प्रश्न पे आते हैं। तो 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हुई थी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने जतिन दास की प्रशंसा की थी। अगला प्रश्न है, किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी और दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था, घोषणा की थी? तो दिल्ली चलो की जो है, और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली थी? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो यहाँ तो विकल्प में दिया ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। मोहन सिंह कौन थे? तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी बोला जाता है। फिर है, भारतीय संघ के साथ में भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो भारतीय संघ के साथ में भारतीय जो राज्य थे, प्रिंसली स्टेट से, उनके एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक बीपी मेनन करके थे। तो बीपी मेनन और मुख्यतः सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ में थे बीपी मेनन करके। तो इन दोनों लोगों का तगड़ा योगदान था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का एकीकरण करने के लिए जाना भी जाता है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी आप देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत को एक किया है। तो बहुत ही महान पुरुष थे भारत के, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और ये क्या थे? तो ये जो है गृह मंत्री भी थे, अंतरिम सरकार में भी और पहले मंत्रिमंडल में भी, भारत के आज़ाद होने के बाद। आगे बढ़ते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 केवल समर्पित थी। तो हमने आपको कई बार बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर संबंधित थी 1951 से 56। और ये किस पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल करके, हेरोड डोमर मॉडल करके था, विदेशी मॉडल था। तो हेरोड डोमर मॉडल में जो है कृषि पर फोकस किया गया। फिर जब दूसरा आया 1956 से 61, 1956 से 61 जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई तो इसको जो है महाल नोबिस मॉडल पे रखा गया था, महाल नोबिस मॉडल पे रखा गया था। और महाल नोबिस मॉडल में जो है सभी की बात की गई कि जो है इसमें जो मिक्स इकॉनमी की बात की गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई। और ये पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्लान था ये किस देश से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान रूस से लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, रूस से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे हैं, महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे थे? तो 30 जून 1948 को, आपको पता है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की जो है गोली मार दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। और यहाँ पे इस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको बोला था। जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट था कि हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, राष्ट्रपिता अब हमारे बीच में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के ये स्टेटमेंट्स थे। बाकी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, किसने मारा क्यों मारा, ये सब काफ़ी पेचीदा विषय हैं ये। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी प्रणाली दक्कन में लागू किया गया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में, फिर उसके बाद दक्कन में भी लागू किया था। तो ये भी बात सही है। महलवाड़ी व्यवस्था अवध में, तो अवध में लागू किया गया था। अवध में कहिए या फिर जो है संयुक्त प्रांत में कहिए, पंजाब तक में जो है महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो सभी सही हैं। तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शंस हैं, रानी लक्ष्मीबाई जुड़ी हैं, कहाँ? झांसी से। शाहमल कहाँ से जुड़े थे बताइए ज़रा। तो रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में आप जानते ही हैं, शाहमल के बारे में जान लीजिए। शाहमल एक किसान थे, साधारण से किसान थे, और 10 मई 1857 को आपको पता है 10 मई 1857 को जो है क्रांति की ज्वाला कहाँ धधकी थी? तो मेरठ में धधकी थी। और मेरठ में जब क्रांति की ज्वाला उठी तो शाहमल एक किसान, साधारण किसान थे। इन्होंने इनके जो सपोर्टर्स थे, जो और सारे लोग थे, उनके साथ में मिलकर इन्होंने क्या किया? तो वहाँ पे जो व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग पे छापा मारा। क्योंकि व्यापारी लोग क्या करते थे? गरीब लोगों को परेशान करते थे, किसानों को परेशान करते थे, तमाम कर्जे देकर डुबो रखे थे। और मेन चीज़ था कि डॉक्यूमेंट वगैरह जो जैसे कागजात वगैरह सब रखे हुए थे अपने पास में ये व्यापारी लोग। तो इन व्यापारी लोगों को मारा पीटा, लूटा। जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ज़बरदस्ती इनसे ले रखे थे इनको भी ले लिया। तो 10 मई 1857 को शाहमल ने मेरठ में इस कार्य को अंजाम दिया था। तो शाहमल का संबंध किससे? तो 1857 के क्रांति से। इसके अलावा मेरठ में किसने लीड किया था? तो अगर पूछेगा मेरठ में 1857 की क्रांति को लीड किसने किया था, तो आपका आंसर होगा चौधरी कदम सिंह। ध्यान रखिएगा, चौधरी कदम सिंह। चौधरी कदम सिंह। मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में आप जानते ही हैं। इन्होंने जो है फैजाबाद में, जो आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है, तो फैजाबाद क्षेत्र में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा मौलवी लियाकत अली के बारे में ध्यान रखिएगा, दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं। तो मौलवी लियाकत अली को जो है इलाहाबाद पहुंचा दीजिए। तो इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, तो इलाहाबाद में इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकता को मान्यता देने से इनकार। तो ब्रिटिश सरकार ने दत्तकता यानी जो दत्तक पुत्र का कॉन्सेप्ट था उनको इनकार कर दिया था कि आप दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। किसके तहत? तो व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। पहला ही सवाल हमने देखा है, तो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं ले सकते। तो ये तो कारण था, यानी विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा था। यहाँ पूछा गया जुड़ा नहीं है, तो ये तो जुड़ा था। फिर यह धारणा कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये भी धारणा थी कि अंग्रेज जो है भारतीय समाज के जो धार्मिक रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज है, उसको नष्ट कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल जो इनफील्ड राइफल था उसमें चर्बी लगे कारतूस का जो मामला था उससे काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दोनों नाराज़ हो गए थे। तो ये भी मामला था। अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, तो ये तो उल्टा है। तो ये 1857 की क्रांति में विद्रोह से शुरुआत में जुड़ा नहीं है। तो विद्रोह से इसका लेना देना नहीं था। अंग्रेज किसानों के रक्षक नहीं थे, क्या थे? भक्षक थे, हर प्रकार से लूट रहे थे। इतना लूटा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जो है सरकार को सबसे पहला काम यही करना पड़ा कि कृषि को जो है टैक्स फ्री करना पड़ा, कि बहुत इनसे टैक्स लिया गया, अब नहीं लेते हैं। इसलिए आज तक आप देख पा रहे हैं कि जो कृषि भारत में एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है, लेकिन किसानों की हालत आज तक किसी ने नहीं देखा है। किसानों की हालत अभी तक नहीं सुधारी गई है किसी भी सरकार द्वारा। फिर है, इनमें से कौन गुजराती और लंदन में प्रशिक्षित वकील है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कौन लंदन में प्रशिक्षित वकील और गुजराती भी हैं? तो आप
आपको शायद नहीं पता रहा होगा, मोहम्मद अली जिन्ना जी। तो मोहम्मद अली जिन्ना गुजराती थे और लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक पे जब राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था 1908 में, तब इन्होंने, वकील थे ये बाल गंगाधर तिलक के। फिर 1917 में जब बाल गंगाधर तिलक के ऊपर तीसरी बार जो है राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, जब इन्होंने जो है स्वराज पे भाषण दिया था, तब भी यही वकील थे। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। और बाल गंगाधर तिलक जी पे 3 बार लगा था कुल राजद्रोह का। एक 1897 में लगा था जब चापेकर बंधुओं का सपोर्ट किया था। फिर 1908 में जब इन्होंने प्रफुल्ल चाकी और मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए प्रफुल्ल चाकी और जो है उन पे सपोर्ट किया था। उसके बाद फिर 1917 में इन्होंने स्वराज पे बखान दिया था, उस पर 3 बार इनको जो है राजद्रोह लगा था। फिर है गोपाल कृष्ण पटेल। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लंदन में प्रशिक्षित वकील मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान रखिएगा। इनमें से किसे लाल बाल पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? तो लाल बाल पाल में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, तो बाल लिए हैं, बाल गंगाधर तिलक में बाल लिए हैं। लाला लाजपत राय में लाल लिए हैं। और बचे पाल, तो पाल किसको बोलते हैं? बिपिन चंद्र पाल को, बिपिन चंद्र पाल को बोलते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल, और यहाँ पे दिया गया है बीसी पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, तो तीनों ही हैं। और बोला है कौन नहीं जाने जाते हैं? तो कौन नहीं जाने जाते हैं? तो तीनों ही जाने जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसके अलावा अरविंदो घोष याद रखिएगा, 4 नाम याद रखिएगा गरम दल के नेताओं में। बाकी जो बचेंगे वो सब जो है उदारवादी नेता हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अरविंदो घोष। तो बाल, पाल और लाल और अरविंदो घोष ये गरम दल के नेता थे। इसके अलावा जितने भी बचेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? उदारवादी नेता हो जाएंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, जो सदस्य थे संविधान सभा के, उनका चुनाव कैसे किया गया था? तो उनको चुना गया था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार था क्या? तो हमने आपको बहुत क्लियरली बताया कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार था ही नहीं। और ये एक तो जो संविधान सभा के सदस्य थे ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अप्रत्यक्ष रूप से जो आज के डेट में राज्यों में विधायक होते हैं, तो उस समय प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने चुनाव किया था। और उन प्रांतीय विधानसभाओं का जो सदस्य थे, यानी जो आज के डेट में विधायक होते हैं, उन प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे, तो जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उनको भारत के जो लोग थे 10% पॉपुलेशन को केवल वोट डालने का अधिकार था। तो 10%, 10 से 15 मान लीजिए, चूँकि एक क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ 10 से 15 माना भी गया। तो 10 से 15% आबादी को, 10 से 15% भारत की कुल जनसंख्या को वोट डालने का अधिकार था। जब 10 से 15% लोगों को ही वोट डालने का अधिकार, तो सार्वभौम वैश्य मताधिकार होता नहीं है। सार्वभौम वैश्य मताधिकार का मतलब होता है कि एक निश्चित आयु के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा था नहीं। तो ये आंसर नहीं होगा। सार्वभौमिक पुरुष वैश्य मताधिकार था, तो ऐसा भी नहीं था। सब में भेदभाव किया गया था। महिला में सार्वभौमिक महिला वैश्य मताधिकार था, ये भी नहीं था। तो ध्यान रखिएगा वैश्य मताधिकार था ही नहीं यहाँ पे। वैश्य मताधिकार था लेकिन सार्वभौमिक नहीं था, सबको नहीं था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश 1919 का अधिनियम से जुड़ा है? तो 1919 के अधिनियम को हम जो है किस नाम से जानते हैं? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं 1919 के। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 को बोलते हैं। तो मोंटेग्यू उस समय जो है भारत राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे, तो इसलिए इनसे दोनों लोग जुड़े होंगे। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा 1909 का जो अधिनियम है उसको हम मॉर्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो मॉर्ले उस समय जो है भारत राज्य सचिव थे और मिंटो उस समय वायसराय थे। तो सेम प्रश्न ऐसे बन सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? अब आपके टीजीटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, टीजीटी और जो 6 से 8 वगैरह वाले ये सब प्रश्न आ जाएंगे। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर है रांची। बिरसा मुंडा जी के बारे में आज हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, शॉर्ट्स में जाके आप देख लीजिएगा, इसलिए डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। जब बिहार के नेता की बात करेगा तो कुंवर सिंह आंसर हो जाएगा। जब केवल पटना की बात करेगा तो पीर अली हो जाएंगे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, तात्या टोपे और नाना साहब ये कानपुर में एक्टिव थे। तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के। फिर पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, और प्रतिनिधित्व बढ़ा के 148 सीटों पर रिजर्वेशन दे दिया गया था दलित वर्ग को। और पूना समझौता कब हुआ था? 30 सितंबर 1932 को हुआ था। और इससे पहले जो है रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है 16 अगस्त 1932 को
16 अगस्त 1932 को इन्होंने क्या किया था, तो सांप्रदायिक पंचांग लेके आए थे, उसमें दलितों को जो है पृथक निर्वाचन दे दिया था। तो इस वजह से गांधी जी ने इसका विरोध किया। यरवदा जेल में गांधी जी उस समय बंद थे और गांधी जी ने जो है आमरण अनशन कर दिया। फिर जो है मजबूर होकर अम्बेडकर जी और गांधी जी में एक समझौता होता है जिसको पूना समझौता बोला जाता है, और इस पर साइन किसने किया था, तो दलित वर्ग की तरफ से अम्बेडकर जी थे और हिंदू वर्ग की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी थे। आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, और एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पूना समझौते में कितनी सीटें हो गई, 148 और 71 सीटें थी। ध्यान रखिएगा 147 या 148 है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। 71 सीटें दी थी सांप्रदायिक पंचांग में। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 71 सीटें दी थी कि पृथक निर्वाचन ले लीजिए 71 सीटों पे दलितों को, लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने अब जो है पूरा प्रयास करके 147 या 148, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, तो 147 सीटें जो है ये ध्यान रखिएगा, और हमने इसको चेक कर लिया तो 148 ही है, तो ध्यान रखिएगा 148 सीटें जो हैं 71 दी थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने, और 148 सीटें पूना समझौते के बाद दलितों को देने की बात की गई, और ये इनके लिए रिजर्व कर दिया गया। जैसे आज रिजर्वेशन दिया जाता है, तो दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित था पूना समझौता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, तो जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, तो अकबर, शाहजहां, शिवाजी। आपको पता है जंतर मंतर का निर्माण इनों में से किसने नहीं किया, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और किसने किया था आप कमेंट करके बताइए, आपको इस प्रश्न का आंसर इससे पहले भी बताया गया है। फिर वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे, तो वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। इनके बारे में हमने ऑलरेडी आज डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था, तो वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज जापानी जहाज था, और किराए पर किसने लिया था, तो यहाँ पे विकल्प में कोई नहीं है, विकल्प में कोई नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और कई लोग गुरमीत सिंह में कन्फ्यूज होते हैं, ये भी नहीं है। कौन है, तो बाबा गुरदित सिंह। ध्यान रखिएगा बाबा गुरदित सिंह है, बाबा गुरदित सिंह है। 1914 में कामागाटा मारू जहाज एपिसोड हुआ था वैंकूवर जाने के लिए। वैंकूवर कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था, तो चौरी चौरा कांड के संदर्भ में महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था। महात्मा गांधी ने जो है हिमालयी भूल किसको माना था, तो चौरी चौरा कांड को। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को, एक्चुअली में उन्होंने असहयोग आंदोलन को माना था, लेकिन स्टेटमेंट दिया था चौरी चौरा कांड के संदर्भ में, तो इसलिए आंसर यहाँ पे ये मान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को, और असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, तो 12 फरवरी 1922 को। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, तो चटगांव शस्त्रागार में हमले के दौरान प्रीतिलता वाडेकर इनका जो है ये मारी गई थी, तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में डिटेल में चटगांव शस्त्रागार के बारे में पढ़ाया था, सूर्यसेन के बारे में पढ़ाया था, कल्पना दत्त जी के बारे में पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, तो काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ है, तो 1925 में हुआ है, 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अशफाकुल्ला खान संबंधित थे, राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे, प्रफुल्ल चाकी नहीं संबंधित थे। प्रफुल्ल चाकी किससे संबंधित थे, तो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे, तो ये आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि अगर प्रफुल्ल चाकी ने एक कांड कर ही रखा था मुजफ्फरपुर बम कांड, उसमें इनका देहांत ही हो गया था, मान लीजिए देहांत नहीं भी हुआ था, तो ब्रिटिश, अगर हम मान लीजिए आपको ये नहीं पता था कि इनका देहांत हो गया था, तो प्रफुल्ल चाकी तो हो ही नहीं सकते। तो हमेशा ध्यान रखिए जो क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं एक बार होंगी तो दोबारा बहुत रेयर चांस है। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही ऐसे व्यक्ति थे जो फरार रहे अंत तक, बाकी जितने भी क्रांतिकारी थे वो पकड़े गए हैं कभी ना कभी। तो इस वजह से एक एपिसोड होता था तो दूसरा की नौबत आती ही नहीं थी। तो अगर प्रफुल्ल चाकी ने एक घटना को अंजाम दे दिया है तो दूसरे में संलिप्त नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार चापेकर बंधु अगर 1897 में कांड कर चुके हैं, रैंड की हत्या कर चुके हैं, तो उनको दोबारा सरकार मौका देगी ही नहीं। ये चीज़ आप समझिए, फांसी वासी दे के काम ख़त्म कर देते थे। अंग्रेजी सरकार बहुत ही खतरनाक थी उस समय, बहुत ही क्रूर थे वो लोग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। फिर अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये भी हमने आपसे बताया था, पढ़ाया भी है, उर्दू में हुआ था और डिटेल में हमने इनके बारे में चर्चा भी किया। आज की क्लास में चर्चा किया जो मॉर्निंग में हुई है। फिर झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो उलगुलान विद्रोह जिसको मुंडा विद्रोह कहा जाता है, नायक कौन थे? बिरसा मुंडा जी। हमने आपको पूरा डिटेल में इनके बारे में बताया भी है। फिर है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में, नया सवाल है, याद कर लीजिए, सफाहर आंदोलन ये संबंधित था जो है संथाल जनजाति से। तो ध्यान रखिएगा। और ये 1868 में स्टार्ट किया गया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में संथाल जनजाति से संबंधित था। भागीरथ मांझी इसके नेता थे। सफाहर आंदोलन ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसको खेरवार आंदोलन भी कहा जाता है, तो खेरवार आंदोलन भी कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो मशीन निर्मित वस्तु से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ, भारतीय वस्तु पर अत्यधिक कर। तो सिंपल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तीनों ही यहाँ पे विकल्प सही हैं। तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो है उसके पतन का कारण यहाँ पे तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त भी, रैयतवाड़ी भी, महलवाड़ी भी। ये प्रश्न आपने अभी ऊपर पीजीटी में भी देखा है, तो यहाँ पे भी पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का प्रसिद्ध उद्घोष दिया था? तो वहाँ पे कुछ और पूछा गया था, लेकिन उसी से रिलेट करके यहाँ पूछ लिया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना प्रश्न रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं होते तो उसी प्रश्न से रिलेट करके घुमा के सवाल दे दिया जाता है। तो इसीलिए आपको जो जो प्रश्न पूछे गए हैं हमने उसी आधार पर आपको पढ़ाया अभी तक। तो आप जितना पढ़ाया गया आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी, और लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा नया पढ़ने के प्रयास में ना रहें। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो नागपुर सत्र था। नागपुर सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था 1920 में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन था जिसमें भाग लिया था, पहली बार आए थे? तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। फिर फाइनली 1915 में लौट के आए थे भारत। तो फिर 1916 का अधिवेशन इन्होंने अटेंड किया था, लेकिन सबसे पहला इन्होंने 1901 में अटेंड किया था, और बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता की थी। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार अध्यक्ष बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। आगे बढ़ते हैं। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो दांडी यात्रा जो है नमक सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी, और नमक सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट था, 1930 में स्टार्ट होता है। और दांडी यात्रा कब से स्टार्ट हुई थी? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल। याद रखिएगा, 12 मार्च से 6 अप्रैल। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो साबरमती से दांडी तक। साबरमती से दांडी तक स्टार्ट हुआ था। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी पहुँचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया, और 6 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में नमक सत्याग्रह फैल गया। बिहार में भी 6 अप्रैल को 1930 को नमक सत्याग्रह फैल गया था, स्टार्ट हो गया था, और 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आपको पता ही है। फिर है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब किया था? 1739 में। और कांग्रेस से अलग होने के बाद, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और चित्तरंजन दास इनके गुरु थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। और चित्तरंजन दास जी ने एक अखबार निकाला था फॉरवर्ड नाम से। फॉरवर्ड नाम से एक अखबार चलाया था चित्तरंजन दास जी ने। चूँकि इन्हीं के चेले थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम रखा था। आगे बढ़ते हैं। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। वैसे देखा जाए तो वास्तविक रूप से रचनाकार इसके थे, जो इसको गढ़ा था वो काका बैप्टिस्टा थे। इनके सहयोगी थे, बहुत करीबी सहयोगी थे, तो काका बैप्टिस्टा। लेकिन जो देखा जाता है जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका प्रयोग और वो सब जो देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक नहीं किया। तो चूंकि आयोग ने यहाँ पे आंसर बाल गंगाधर तिलक माना, तो आप भी बाल गंगाधर तिलक ही मान लें। आगे बढ़ते हैं। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो हमने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र दास जी ने की थी। दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था 1899-1900 में। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। दीनबंधु मित्र किससे जुड़े हुए हैं? तो नील दर्पण नाटक से। नील दर्पण नाटक के रचयिता दीनबंधु मित्र, और नील दर्पण से ही प्रभावित हुए थे नील विद्रोह। तो नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और आप लोग में से जिन लोगों को फैक्ट्स नहीं याद होते हो, तो आप हमारा वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको वैसे भी याद हो जाएगा, प्रश्न भी समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगा, चीज़ें रह जाएंगी माइंड में। तो बाकी आप खुद से पढ़ पाएँ तो PDF आपको दे ही दिया जाता है टाइमली। और आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। हम आपको रात में PDF प्रोवाइड कर देंगे, इस वीडियो का भी और सवेरे वाले का भी। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे। और इन्होंने जो खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था 1929 में, और खुदाई खिदमतगार संगठन का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक थे ये। आगे बढ़ते हैं। और इनके बारे में एक तथ्य और ध्यान रखिएगा कि जब संविधान सभा द्वारा वोटिंग की जा रही थी कि भारत का पार्टीशन होगा, तो भारत का पार्टीशन कौन कौन एक्सेप्ट करता है? तो ये एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के विभाजन को एक्सेप्ट नहीं किया। भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं दिया था वोट, भारत के विभाजन के विपक्ष में वोट दिया था। तो एकमात्र भारतीय थे, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, क्योंकि
ये पूरे अपने आप को गांधीवादी नेता मानते थे, भारत की बात करते थे, तो ये नहीं चाहते थे कि भारत अलग हो, भारत के टुकड़े हों। बहुत ही महान इंसान थे। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो सिलाव नामक एक स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है आपके लिए, छोड़ दीजिए इसको। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो भागलपुर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिल्क उद्योग और कॉटन और सिल्क उद्योग के लिए फेमस है। साथ में इसको सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सिल्क उत्पादन भी यहीं पे होता है, कॉटन उत्पादन भी यहीं पे होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? लीची मुजफ्फरपुर सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे केला वैशाली दिया है, मखाना मधुबनी दिया है, तो यहाँ पे जो आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक है। और ध्यान रखिए, ये जब प्रश्न पूछा गया था तब की बात, लेकिन अभी का जो डाटा है, और यहाँ पे युग्म सही है ये नहीं बोला गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोला गया कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। बस जो अग्रणी जिले हैं उनकी बात की जा रही है, और अग्रणी में एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अग्रणी में तो उसे एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में दिया नहीं गया, बस बोला कि कौन सा युग्म सही है। तो लीची में मुजफ्फरपुर होता है, केला वैशाली में होता है, मखाना मधुबनी में। तो यहाँ आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। और हमने आपको केले के मामले में बताया है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे होता है हर साल, भारत का भी होता है, राज्यों का भी होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का है 2023-24 वो सबसे लेटेस्ट डाटा है अभी तक का। कभी 2024-25 भी आएगा तो हम उसकी बातें करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के हिसाब से केले में जो नंबर 1 पर है वो कौन है? तो मधुबनी है। केले उत्पादन में मधुबनी है। वैशाली नंबर 2 पर है। लेकिन यहाँ पे युग्म बोला गया, युग्म कौन सा सही है? तो सभी सही मान लिए जाएंगे। लीची में मुजफ्फरपुर, केले में वैशाली, मखाना में मधुबनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी हमने आपको जो नया इकोनॉमिक सर्वे था उसके हिसाब से, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमने आपको बताया है। बाकी अब आयोग क्या मानता है क्या नहीं मानता है उस पर ऑब्जेक्शन करने वाली बात होती है। अगर मान लीजिए एनसीईआरटी के हिसाब से दे दिया, अब एनसीईआरटी में पीछे का डाटा है, अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे सबूत के साथ में, सबूत आपका क्या होगा? इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 आयोग को मानना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। और आप इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, कि द्वंद्व में नहीं फंस सकते कि नहीं हम आंसर मान लेंगे एनसीईआरटी का। कोई गारंटी ही नहीं है कि आयोग ऐसा माने भी, कई बार हो जाता है, लेकिन तो वहाँ विकल्प नहीं दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर विकल्प में मान लीजिए दिया गया कि केले के उत्पादन में कौन अग्रणी है, तो वहाँ आपको या तो मधुबनी देगा ही नहीं। मान लीजिए वैशाली दे दिया तो वैशाली दे दिया, कोई और दे देगा, लेकिन मधुबनी देगा ही नहीं, तब आंसर वैशाली होगा। और हमने आपको बताया था कि दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना होता है, सर्वाधिक दिया है तब भी। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना 1917 में सेठ हुकुमचंद ने की थी। होम चार्जेस क्या होते हैं? तो यहाँ पे होम चार्जेस अंग्रेजों से संबंधित है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ में, और होम चार्जेस संबंधित है भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए पेंशन। तो ये सब 6 से 8 और 11-12 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होम चार्जेस आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो ये थे अविनाश टैगोर जी। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो यहाँ पे बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन हो गया, उसके बाद विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत के जो प्रबल विरोधी थे, तो यहाँ पे विधान परिषद में जाएंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। तो ये किसने किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने और चित्तरंजन दास जी ने। तो ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे विधान परिषद का बहिष्कार की बात नहीं किया जा रहा कि विधान परिषद जाएंगे नहीं, विधान परिषद में जाकर अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार करेंगे, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो ये दोनों लोगों ने किया था, मोतीलाल नेहरू जी ने, चित्तरंजन दास जी ने, और इसके लिए इन्होंने क्या पार्टी बनाई थी? स्वराज पार्टी भी बनाई थी 1 जनवरी 1923 को। तो ये चीज़, और यहाँ पे आंसर इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। पहली बार में आयोग ने आंसर बी माना था, चित्तरंजन दास ओनली, लेकिन फिर फाइनल आंसर की में उपयुक्त में से एक से अधिक मान लिया था। तो दोनों ही सही है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। और हमने आपको पढ़ाया भी है कि जो है विधान परिषदों में प्रवेश को लेकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी काफ़ी ज़्यादा अग्रणी थे, और इन्होंने बोला था कि विधान परिषद में या तो काम अपने हिसाब से कराएंगे, नहीं तो विधान परिषदों का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी दोनों लोग हैं यहाँ पे। फिर यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी का है। और सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। आगे बढ़ते हैं, और इसी सेंस में इन्होंने जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट अनंतिम सरकार की स्थापना भी की थी 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो डेविड हार्डीमैन ने इस पुस्तक लिखी है। चूँकि गांधी जी से संबंधित है तो आप ध्यान रख सकते हैं।
आयोग कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घुमा रहा होता है तो सोचता है कि चलो कठिन प्रश्न देना तो यही दे देते हैं। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? BN राव जी थे, ध्यान रखिएगा। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? तो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी या एकमात्र महिला भी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर जी। तो ध्यान रखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। और जब कैबिनेट की बात आता है तो आज़ादी के बाद चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1910, 1912, 1948। तो दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। कब हुआ था? चीनी लोक गणराज्य को क्या बोलते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को। तो 1949 याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1949 को। और जो नेता थे इनके चीनियों के, माओ जेदांग, माओ शॉर्ट में बोला जाता है, तो माओ जेदांग थे। तो माओ जेदांग ने जो है इसकी घोषणा की थी 1949 में चीनी लोक गणराज्य की। फिर आगे बढ़ते हैं। एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो जिला कलेक्टर का कार्यालय, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में बनवाया गया था। इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये, कई बार कॉर्नवालिस से आप कंफ्यूज कर जाते हैं कलेक्टर की जब बात आती है तो यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखिएगा जिला कलेक्टर का कार्यालय यहाँ पूछ रहा है, तो कार्यालय जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था। पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? तो पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी से संबंधित है। हालांकि गांधी जी ने साइन नहीं किया था, लेकिन मसला जो था वो गांधी जी का ही था। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, तो गांधी जी ने इसमें आमरण अनशन किया था और भीमराव अंबेडकर जी फाइनली मान गए थे। तो पूना समझौता दोनों लोग से जुड़ा है। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। डिटेल में हमने ऑलरेडी बात किया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? तो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर उदाहरण देख लिया है। विभाजनकारी नीति, ये भी सही है। तुष्टीकरण की राजनीति, तीनों एक ही चीज़ है लगभग एक हिसाब से अगर देखा जाएंगे अंग्रेजों के संबंध में। और साथ में 1909 का अधिनियम देख लीजिए, तो तीनों एक चीज़ को जस्टिफाई कर देते, तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अंग्रेज जो है कौन सा कारक था भारत में सांप्रदायिकता के लिए? तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिकता फैली है, तो तीनों ही यहाँ पे हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, एक में से अधिक। फिर द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की बुक है। मैकियावेली की क्या पुस्तक का क्या नाम है? तो द प्रिंस करके है। तो प्रिंस पुस्तक जो है मैकियावेली की है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, सेकंड डिस्कोर्स, तो ये रूसो का है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज होगा या लॉ होगा, दोनों एक ही चीज़ है, तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। और ये सब देखिए आपको पॉलिटी में प्रश्न पूछे गए, हिस्ट्री में भी पूछे गए हैं, क्योंकि दोनों में ही आते हैं। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो हमने आपको क्या बताया था कि प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? तो आलमगीर द्वितीय। तो ध्यान रखिएगा आलमगीर द्वितीय थे। और जब बक्सर युद्ध पूछेगा तो बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय, जिनके साथ में इलाहाबाद की संधि की थी, लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी, हमने डिटेल में आपको बताया भी था। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? महत्वपूर्ण सवाल है। बक्सर का युद्ध 1764, 22 अक्टूबर 1764, उस समय लॉर्ड क्लाइव नहीं मौजूद थे, तो वेंसीटार्ड थे बंगाल के गवर्नर। और लॉर्ड क्लाइव पहले बंगाल के पहले गवर्नर थे, कब थे? 1757 से 60 में, फिर चले गए थे, फिर 1765 से 67 के बीच में फिर से रहे थे, फिर चले गए। आगे बढ़ते हैं। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल प्रश्न है। तो बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो एलिस था। तो ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 के समय जो है पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो एलिस था, याद रख लीजिए, ऐसे रिपीट हो सकता है। फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया। क्लियर है आपको। लियाकत अली ने कहाँ किया था? तो लियाकत अली ने जो है इलाहाबाद में किया था। खान बहादुर का कमेंट करके बताइए आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बहुत अच्छे से पता है कि लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। रिपन की बात करें तो 1880 से 84। करजन की बात करें तो 1899 से 1905। आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको गवर्नर जनरल के बारे में जितनी जानकारी प्रश्नों के माध्यम से दी है, बस आप उतने पे फोकस करिए, सबके बारे में पढ़ने में मत जाइए, उतने में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बटी थी? 1907 में। सूरत विभाजन बोलते हैं, 1907 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे सूरत विभाजन के समय? कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, तो रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष, ध्यान रखिएगा, घोष, बोस नहीं है। रास बिहारी बोस क्रांतिकारी नेता थे, तो क्रांतिकारी थे वो, तो ध्यान रखिएगा, बोस नहीं है, रास बिहारी घोष हैं। और ये उदारवादी नेता थे। आगे बढ़ते हैं।
किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो बहुत अच्छे से पता है, 1908 में, 30 अप्रैल 1908 को। चर्चा हमने बार बार किया है। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में किसने स्वयंसेवियों ने भाग लिया था? तो गांधी जी के साथ में कुल 78 स्वयंसेवी गए थे दांडी यात्रा में। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और कब हुआ, ये हमने आप चर्चा कर ही लिया आपसे। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो अब आज का ये प्रश्न है और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री की विदाई हो चुकी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपको सारे करा दिए हैं। तो पीआरटी से लेकर पीजीटी तक सभी से यही हमारा कहना है कि मॉडर्न हिस्ट्री के सारे प्रश्न आपको जो एकलव्य सीरीज में कराए गए हैं, एकलव्य सीरीज में कराए गए, सबको आप कर डालिए। बाकी 2000 PIQ से अब मॉडर्न हिस्ट्री देखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सारा हमने यहाँ पे वापस से कवर कर लिया है। और पीजीटी का अभी तक नहीं कराया था, तो पीजीटी भी आज हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये लगभग कुल 84-85 सवाल थे जो अभी हमने आपको कराए हैं, और आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उम्मीद है रिवीजन भी हुआ होगा। तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।